हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स के लिए जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, तो उस क्वेश्चन बैंक से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर भी 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि HSC 2021 एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे या फिर यही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, लुक हियर, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, मतलब इसमें से क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पता है हमें, इस साल आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही प्रकार का रैंडम वेरिएबल जो है उसके प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जिस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होने वाला है ये हमें पता रहता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें पता नहीं रहता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। The variable associated with random experiment is called random variable. There are 2 types of random variable, discrete और continuous. जिस random variable का वैल्यू इंटीजर टाइप में रहेगा उसे हम discrete कहते हैं। जिस random variable का वैल्यू continuous मतलब फ्रैक्शन टाइप में भी रहेगा तो उस random variable को हम कहते हैं continuous random variable। तो हमें इस साल सिर्फ discrete random variable के ही प्रॉब्लम्स प्रिपेयर करने हैं और वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन बैंक में दिए हैं। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। एक ऐसा टेबल जिस टेबल में एक रो में रैंडम वेरिएबल के वैल्यू रहेंगे और दूसरे कॉलम में या फिर दूसरे रो में द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विथ रैंडम वेरिएबल, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने PMF भी कंसेप्ट देखा है, जिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगी या और उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 रहेगा, तो उस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। ये सब बातें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर को सीखते हुए वहाँ के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए, मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। उस ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो है, लेट द PMF, मैंने जस्ट आपको बताया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम शॉर्ट में PMF कहेंगे। लेट द PMF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X बी P of X इक्वल्स टू 3 - x अपॉन 10 फॉर x इक्वल्स टू -1 0 1 2, मतलब x के जब वैल्यू -1 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, तब P of x इक्वल्स टू हम 3 - x अपॉन 10 लेंगे। अगर x के वैल्यू इन्हें छोड़ के और कोई x रहेगा तो उसका P of x यहाँ पे 0 रहेगा अदरवाइज। ठीक है, देन यहाँ पे हमें E of x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा गया है। ओके, तो E of x का फॉर्मूला हमें पता है। अब देखिए E of x के लिए हम यहाँ पे सपोज इसका अगर टेबल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, xi और फिर साथ में लेते हैं हम pi, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब यहाँ पे xi कितना है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। x जब -1 रहेगा तब P of x हमें क्या मिलेगा, P of x इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -x। लुक हियर, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जब हमें P of x इक्वल्स टू -1 फाइंड करना रहेगा तो ये 3 - 1 अपॉन 10, मतलब ये रहेगा 4/10, 4/10 इज 2/5, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है,
या फिर 4/10 रखा तो भी चलेगा, बाद में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। फिर सपोज हमें P ऑफ x इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, P ऑफ x इक्वल्स टू 3 - x अपॉन 10 है। ओके, तो यहाँ पे 3 - 0 अपॉन 10 इक्वल्स टू ये मिलेगा 3/10। सपोज हमें P ऑफ x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। फॉर्मूला है P ऑफ x इक्वल्स टू 3 - x अपॉन 10, मतलब 3 - 1 अपॉन 10 इट विल बी 2/10। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 2 के लिए 3 - 2 अपॉन 10 इट विल बी 1/10। ओके, तो देखिए यहाँ पे xi हमें pi मतलब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या मिले हैं। इस -1 के लिए है 4/10, 0 के लिए है 3/10, 1 के लिए है 2/10 और 2 के लिए 1/10। ठीक है, अब लेते हैं हम यहाँ पे xi इंटू पी आई, मतलब इन दोनों कॉलम का प्रोडक्ट। तो ये रहेगा -4/10, यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे 2/10 और यहाँ पे 2/10। ओके, अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास है समेशन xi pi, मतलब ये जो कॉलम हमने लिया है इस कॉलम में जितने भी एंट्रीज है उन सभी एंट्रीज का सम। -4/10 प्लस 0 -4/10, -4/10 प्लस 2/10 -2/10, -2/10 प्लस 2/10 इट विल बी 0। तो इसका सम हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ का जो है क्वेश्चन फर्स्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर 0, मतलब हमें सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हमने सॉल्व किया है। ओके, बहुत ही इजी है। देखिए फॉर्मूला कुछ हमें याद रखना है, मैंने पहले भी आपको फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, देखिए ई ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है जिसे मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू कहा जाता है, ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन xi pi। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, चलिए जैसे फॉर्मूले हमें यहाँ पे चाहिए उस प्रकार से, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताते जाऊँगा। ठीक है, फिर ये जो CDF है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, CDF जो है CDF ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X। ठीक है, तो देखिए जो CDF है, ये CDF उसका ग्राफ हमें यहाँ पे पूछा गया है, मतलब ये फंक्शन किस प्रकार का है। हम ग्राफ से फंक्शन बता सकते हैं किस प्रकार का फंक्शन है। लुक हियर, एन आइडेंटिटी फंक्शन, अ स्टेप फंक्शन, एन इवन फंक्शन, एन ऑड फंक्शन। अगर आपने इसका ग्राफ यहाँ पे फाइंड किया, ग्राफ ड्रॉ किया, तो देखिए इसका ग्राफ हमें स्टेप टाइप ग्राफ मिलेगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन स्टेप फंक्शन है। ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट सीखते हुए देखा है। CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये मिलेगा हमें स्टेप फंक्शन। ओके, तो इसका आंसर रहेगा स्टेप फंक्शन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ x डिनोट्स द नंबर, ये स्टेप फंक्शन, इसका ग्राफ देखिए इस प्रकार का रहता है। सपोज इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। ठीक है ना, स्टेप फंक्शन का ग्राफ स्टेप जैसा हमें दिखेगा तो उसे हम स्टेप फंक्शन कहते हैं। स्टेप फंक्शन का डेफिनेशन भी है। ठीक है ना, नाउ लुक हियर, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ x डिनोट्स द नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस ऑफ अ क्यूबिक डाई व्हेन इट इज टॉस्ड देन ई ऑफ x। ठीक है, देखिए क्यूबिक डाई अगर थ्रो किया जाता है तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्यूबिक डाई हमें पता है, सांप सीढ़ी में आप जो गोटी यूज करते हैं उसे हम क्यूबिक डाई कहते हैं। उसको 6 सरफेस रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसके सरफेसेस पे नंबर रहते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है, इफ x डिनोट द नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस, तो नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस, तो यहाँ का रैंडम वेरिएबल x क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि इसके अपर मोस्ट फेस पे कौन कौन से नंबर हमें दिखेंगे, या तो 1 रहेगा या 2 या 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस यस में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। ओके, अगर इसके लिए सपोज हमने इसके लिए ध्यान दीजिए xi और pi, ये जो कॉलम है ना, मैं इसे सिर्फ अब हॉरिजेंटल वे में लिखता हूँ। xi देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। उसके ऊपर जो नंबर दिखेगा
अपर मोस्ट फेस जो है क्यूबिक डाई का, उसके ऊपर नंबर कौन कौन सा दिख सकता है, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। अब इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज देखिए 1 यहाँ सैंपल स्पेस CS में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6। ओके, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें इन 6 में 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/6। सिंपल सी बात है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 1/6। उसी प्रकार से 2 कितने टाइम है, 1 टाइम है, कितने में, टोटल 6 में, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी रहेगा 1/6। ये 3 कितने टाइम है, सिर्फ 1 टाइम है, कितने एलिमेंट्स में, 6 सैंपल पॉइंट्स में, इन्हें सैंपल पॉइंट्स कहते हैं हम, सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट रहते हैं उन्हें कहते हैं हम सैंपल पॉइंट्स। इन टोटल सैंपल पॉइंट्स देखिए, टोटल सैंपल पॉइंट 6 है, इसमें 3 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 1/6। सिमिलरली 4 का 1/6, 5 का 1/6, 6 का 1/6। लुक हियर, देखिए इस सैंपल स्पेस CS में टोटल 6 एलिमेंट्स है, और 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 6 1 टाइम है, तो इसके लिए PI रहेगा 1/6 हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं XI PI, 1 × 1/6 1/6, 2 × 1/6 2/6, 3 × 1/6 3/6, 4 × 1/6 4/6, 5 × 1/6 5/6, 6 × 1/6 6/6। ओके, और इन सभी का हमें यहाँ पे सम लेना है। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ E(x) = क्या रहता है, समेशन XI PI, मतलब इन सभी का सम, ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखे इन सभी वैल्यूज का सम, 1/6 + 2/6 3/6, 3/6 + 3/6 इट विल बी 6/6, 6/6 + 4/6 10/6, 10/6 + 5/6 15/6, 15/6 + 6/6 इट विल बी 21/6, तो ये रहेगा 21/6। ओके, अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 = 21, 3 2 = 6, तो देखिए E(x) का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 7/2। तो 7/2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 7/2, ये जो आंसर है देखिए ये ऑप्शन B में है। ठीक है, ये क्या रहेगा, 7/2। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हमें वेरिएंस ऑफ X पूछा गया है। ठीक है ना, ये 3rd देखिए। अब वेरिएंस ऑफ X का जो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, वेरिएंस ऑफ X का फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ X = समेशन XI² × PI माइनस समेशन XI PI ब्रैकेट स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ X का फॉर्मूला। तो इन्हीं प्रकार का टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा यहाँ पे, कि जिस टेबल में XI है, ओके, PI है, फिर साथ में हम XI PI लेते हैं, फिर XI² लेते हैं, और फिर XI² × PI। इतने कॉलम्स हमें चाहिए ये फाइंड करने के लिए, वेरिएंस ऑफ X फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें, XI के वैल्यू 2 3 4 XI के वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0.3, फिर 0.4 और फिर से 0.3। ठीक है ना, 0.3 0.4 0.3। XI PI क्या रहेगा, 0.6 1.2 और ये भी 1.2, मतलब इससे इस कॉलम से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। XI² क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा 4 9 16। ओके, इस कॉलम का स्क्वायर लिया है हमने। अब XI² × PI हमें क्या मिलेगा, XI² PI मतलब इस कॉलम का और इस कॉलम का प्रोडक्ट लेना है। 4 × 0.3 1.2, 9 × 0.4 3.6, 16 × 0.3 4.8। ओके, इन सभी का सम हम यहाँ पे लेते हैं, ये समेशन XI PI 1.2 + 1.2 2.4, 2.4 + 0.6 इट विल बी 3.0, और इनका सम देखिए 2 + 6, वैसे भी देखा जाए तो देखिए ये 12 + 36 अगर ऐसा कहेंगे तो 48, 48 + 48 96। ओके, तो ये रहेगा हमारे पास 9.6। देख सकते हो आप, 2 + 6 8, 8 + 8 16, हमारे पास 1 रहेगा, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9,
9.6। तो देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स का। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हमने लिया है वेरिएंस ऑफ एक्स का। नाउ दिस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई मतलब ये 9.6, ओके, माइनस समेशन एक्स आई पी आई मतलब ये 3.0 मतलब 3 का स्क्वायर कितना रहेगा 9, तो ये मिलेगा हमें 0.6। वेरिएंस ऑफ एक्स यहाँ पे हमें मिलेगा 0.6, इसका मतलब फोर्थ का आंसर रहेगा ए, ये 0.6। बहुत ही सिंपल हर एक का सोल्यूशन है। ओके, देखिए हमने सिर्फ ये कॉलम, लेकिन हमें जब ई ऑफ एक्स फाइंड करना है तो समेशन तो एक्स आई पी आई तक जाना है, क्योंकि समेशन एक्स आई पी आई ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस कॉलम का सम हमने लिया, फिर इस कॉलम का सम हमने यहाँ पे लिया है। तो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन का हमें यहाँ आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं ऊपर का पोर्शन रब करता हूँ, यहाँ तक कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, लुक हियर। वैसे मैं मेरे लेक्चर में बहुत बार ठीक है ऐसा कहता हूँ, ऐसा मुझे कमेंट आया है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा ठीक है ये वर्ड नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, आई विल ट्राई इट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है 4, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, और ई ऑफ एक्स 3 है, तो ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर हमें पूछा गया है। वेरिएंस ऑफ एक्स 4 है, ई ऑफ एक्स का वैल्यू 3 है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड हियर ई ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ इट इज द फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स का, ये फॉर्मूला हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ये समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई को हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों का मीनिंग सेम है। समेशन जिस प्रकार से देखिए, समेशन एक्स आई पी आई को हम ई ऑफ एक्स कहते हैं, समेशन एक्स आई पी आई को अगर ई ऑफ एक्स कहेंगे तो समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई क्या रहेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे ना आप? तो ये फॉर्मूला ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से फॉर्मूला रहता है वेरिएंस ऑफ एक्स का। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स हमें पता है कितना है 4, ओके, इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर लेते हैं हम 9। ठीक है ना, ई ऑफ एक्स क्या है 3 का स्क्वायर कितना रहेगा 9। देयरफॉर 4 प्लस 9 इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा 13। 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13। तो देखिए इस प्रकार का आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी ये यहाँ का आंसर रहेगा। ओके, चलिए मुझे लगता है लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। If a discrete random variable x takes values 0, 1, 2, 3 and so on up to infinity with probability p of x equals to k into x plus 1 into 5 raised to minus x where k is a constant, then p of x equals to 0। हमें probability of x equals to 0 यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम p of x equals to 0 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लुक हियर, ये जो हमें फॉर्मूला यहाँ पे दिया है p ऑफ x कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5 रेज टू माइनस x, तो इसे हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1/5 रेज टू x। ओके, चाहे तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू x k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1/5 ब्रैकेट रेज टू x। 1/5 रेज टू x मतलब 1/5 ब्रैकेट रेज टू x। नाउ लुक हियर, हमें पता है समेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी p ऑफ x इक्वल्स टू x,
x कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो सभी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम लेते हैं तो पता है इस ये क्या मिलेगा हमें, 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब समेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी p ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, इसका वैल्यू हमें 1 मिलेगा। नाउ p ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x जो है ये हमें हमारे पास है k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1/5 ब्रैकेट रेज टू x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1/5 ब्रैकेट रेज टू x इक्वल्स टू 1। ठीक है, k कांस्टेंट टर्म है तो इसे बाहर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, समेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x प्लस 1 इंटू 1/5 ब्रैकेट रेज टू x इक्वल्स टू 1। अब x के वैल्यूज, ये समेशन मतलब सम लेना है हमें हर दो टर्म में, और x के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू इन्फिनिटी है। तो सपोज अगर हमने पहले x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 प्लस 1 1 रहेगा, 1/5 रेज टू 0 मिलेगा, प्लस यहाँ पे x का वैल्यू अगर हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 प्लस 1 2 मिलेगा, इंटू 1/5 रेज टू 1 मिलेगा। x का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है। अगर हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 प्लस 1 3 रहेगा। देखिए 2 प्लस 1 क्या रहेगा, 3, और 1/5 ब्रैकेट का हमें स्क्वायर मिलेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही टर्म्स बढ़ते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी और इक्वल्स टू 1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे k इंटू हमारे पास टर्म देखिए 1 इंटू 1/5 ब्रैकेट रेज टू 0, मतलब ये 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 1/5 रेज टू 1 है, प्लस 3 इंटू 1/5 ब्रैकेट स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल्स टू कितना है, 1 है। ठीक है, अब ये जो टर्म्स है देखिए, ये टर्म्स हमारे पास किस प्रकार के हैं, ध्यान दीजिए। सपोज इस 1 को हमने a कंसिडर किया तो देखिए a प्लस ये रहेगा a प्लस d 2 मतलब, और हमें यहाँ पे r मिल रहा है। फिर यहाँ ये टर्म्स देखिए इस प्रकार के, फिर a प्लस 2d, और यहाँ पे मिल रहा है हमें r स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस प्रकार के टर्म है। देखिए a का वैल्यू कितना है, 1, d का वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे 1, फिर 1 प्लस 1 2, r का वैल्यू 1/5। ठीक है ना, फिर अगेन 1 प्लस 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू भी कितना है, 1 ही है, तो a प्लस 2d मतलब क्या है, 3 है, r स्क्वायर, r मतलब 1/5 है। तो इसका जो सम है, इसका सम हमें पता है, इसका सम हम लेते हैं a अपॉन 1 माइनस r, ओके, प्लस ए आर अपॉन 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे a कितना है, a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1/5 है, और d का वैल्यू 1 है, सॉरी dr। a अपॉन 1 माइनस आर प्लस dr अपॉन 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, इट विल बी, what is a now, a is 1, therefore k into 1 upon 1 minus 1/5, ओके, प्लस ध्यान दीजिए, प्लस d का वैल्यू कितना है, 1, इंटू r का वैल्यू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास 1 है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट का हमने यहाँ पे सम लिया है। ठीक है ना, नाउ लुक हियर, अब इसे हम अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1/5 इज नाउ देयरफॉर k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन 4/5 रहेगा, 1 माइनस 1/5 4/5, 1 इंटू 1/5 इट विल बी 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5, ये रहेगा 4/5, और 4/5 का स्क्वायर हमें मिलेगा 16 अपॉन 25 इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, ये टर्म्स मैं इधर लिखता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ टर्म्स। अब देखिए 1 अपॉन 4/5, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5/4 प्लस 1/5 इंटू 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू कितना, 1 रहेगा,
तो k इंटू 5/4 प्लस 5 5 ज़ा 25, तो ये रहेगा 5/16 इक्वल्स टू कितना है 1। ओके, इसका एलसीएम देखिए 16 रहेगा। 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब k इंटू 25/16 इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे टर्म्स लिखता हूँ मैं, चलेगा? ध्यान दीजिए। लुक हियर, अब हमारे पास क्या रहेगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर k इक्वल्स टू 16/25। ये k का वैल्यू है। k हमें क्या मिलेगा? 16/25। नाउ लुक हियर, अब हमारे पास p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या रहेगा? देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर्मूला क्या है? k इंटू x प्लस 1 इंटू 5⁻⁻x। तो k का वैल्यू 16/25 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x 0 है, 0 प्लस 1 इंटू 5⁻0। ओके, 5⁻0 का वैल्यू 1, 0 प्लस 1 का वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 16/25। इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू हमें मिलेगा 16/25, और यही हमें फाइंड करना था ना। p ऑफ x इक्वल्स टू 0 ये रहेगा 16/25। नंबर 7 देखिए, द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज p ऑफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5cx/2⁵ for x equals to 0 1 2 3 4 5 equals to 0 otherwise। अगर स्मॉल a इक्वल्स टू p ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, और स्मॉल b इक्वल्स टू p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस नीचे जो दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू रहेगा ये फाइंड करना है। या तो a लेस दैन b, या फिर a ग्रेटर दैन b, या फिर a इक्वल टू b, या फिर a प्लस b इक्वल्स टू 2। तो देखिए, हमें पहले a और b का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम जज कर पाएंगे a लेस दैन b है, a ग्रेटर दैन b है, a इक्वल्स टू b है, या फिर a प्लस b इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, लुक हियर, ये जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, लुक हियर, a इक्वल्स टू क्या है? देखिए, a इक्वल्स टू p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2। नाउ लुक हियर, a इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या रहेगा? 5c0 5c0/2⁵ प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा? 5c1/2⁵ प्लस 5c2/2⁵. ओके, नाउ 5c0 is 1 1/2⁵. 5c1 it is 5/2⁵ प्लस 5c2 फॉर्मूला है हमारे पास NCR का। ये अगर NCR का फॉर्मूला हम यूज करते, व्हाट इज NCR? NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5c2 क्या रहेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल अगर 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करते हैं तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इस प्रकार से रहेगा। 5 इंटू 4 20, 20 अपॉन 2 10, ये रहेगा 10/2⁵. 2⁵. तो ये क्या मिलेगा? देखिए 1 प्लस, ये हर एक प्लेस का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस 5 6 प्लस 10 16/2⁵ इज 32। यह मिलेगा आंसर हमें 1/2। 2⁵ का आंसर क्या है? 32। तो ये रहेगा 1/2। a का वैल्यू हमारे पास 1/2 है। लुक हियर, ठीक है ना? ये क्या मिला है हमें? 16/32 मिला है।
16/32 मतलब 1/2। अब इसी प्रकार से हम b फाइंड करेंगे। व्हाट इज b? देखिए b हमारे पास क्या है, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये रहेगा p ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 5। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। लुक हियर, p ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू यहां देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू 3 मतलब 5c3/2 रेज़ टू 5, 5c3/2 रेज़ टू 5, ये रहेगा 5c4/2 रेज़ टू 5, ये रहेगा 5c5/2 रेज़ टू 5। अब यहां पे 5c3 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे 5c3, तो ये रहेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या रहेगा फिर 5 फैक्टोरियल, तो ये रहेगा 5 इंटू 4 अपॉन 3 तो कैंसिल होगा, 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इज 20, 20/2 ये 10 मिलेगा, तो ये रहेगा 10/2 रेज़ टू 5। देखिए 5c2 और 5c3 का वैल्यू यहां पे सेम है, ओके। उसी प्रकार से 5c4 और 5c1 का वैल्यू सेम रहेगा, 5c4 और 5c1 का वैल्यू सेम, 5c4 और 5c1, तो ये रहेगा 5/2 रेज़ टू 5। 5c5 और 5c0 का वैल्यू सेम, तो ये रहेगा 1/2 रेज़ टू 5। तो ये हमें मिलेगा 10 + 5 15, 15 + 1 16/2 रेज़ टू 5, 16/32, इट इज ऑल्सो 1/2। a का वैल्यू 1/2 है, b का वैल्यू भी हमें 1/2 ही मिला है, तो इसका मतलब यहां पे ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखिए इन दोनों का वैल्यू हमारे पास सेम है, a = b, क्योंकि a का वैल्यू 1/2 है, b का वैल्यू भी हमें 1/2 मिला है, तो a = b, ये आंसर रहेगा a = b, मतलब ये ऑप्शन c यहां का आंसर रहेगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ हमने फॉर्मूला लेके a और b के वैल्यू फाइंड किए हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें यहां पे दिया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू x अपॉन n इंटू n+1 फॉर x इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n इक्वल्स टू 0। ये छोड़ के अगर कोई दूसरा वैल्यू आता है तो उसके लिए p ऑफ x 0 है। अगर ऐसा है तो हमें e ऑफ x यहां पे फाइंड करना है, ओके। देखिए e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, e ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi pi, मतलब ये यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला में, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका मतलब जब x का वैल्यू 1 रहेगा 1 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 1 लेना है, इसका मतलब प्लस 2 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 2 लेना है। x का वैल्यू 3 रहेगा तो 3 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 3 लेना है, एंड सिमिलरली अप टू n इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू n लेना है, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए पी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू क्या है, x अपॉन n इंटू n+1, तो अब x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन n इंटू n+1 रहेगा, प्लस 2 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 2, पी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो 2 अपॉन n इंटू n+1, ये रहेगा 2 अपॉन n इंटू n+1। सिमिलरली यहाँ पे 3 अपॉन n इंटू n+1 एंड सो ऑन, प्लस n इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू n क्या रहेगा, n अपॉन n इंटू n+1, n अपॉन n इंटू n+1, ओके। तो हर जगह से हम 1 अपॉन n इंटू n+1 अगर बाहर लेते हैं तो देखिए 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, अप टू n इंटू n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। तो ये रहेगा यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमें पता है,
ये 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 वाला टर्म, ये 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। और सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 into 2n plus 1 and this whole term divided by 6. It is the sum of squares of the first n natural number. Sum of the squares of the first n natural number का फॉर्मूला n इंटू, देखिए 1 स्क्वायर 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, तो पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, उसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ का n इंटू n प्लस 1 और n इंटू n प्लस 1 कैंसिल होगा, हमारे पास क्या रहेगा 2n प्लस 1 अपॉन 6। लुक हियर, क्या है 2n प्लस 1 अपॉन 6, हम इसे लिख सकते हैं 2n अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। ये 2 से 6 डिवाइड करेंगे तो n/3 प्लस 1 अपॉन 6, n/3 प्लस 1 अपॉन 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, e ऑफ x इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है n/3 प्लस 1 अपॉन 6। इसका स्क्रीनशॉट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x यहाँ पे दिया है, P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू c अपॉन x क्यूब फॉर x इक्वल्स टू 1 2 3 इक्वल्स टू 0 अदरवाइज, और यहाँ पे e ऑफ x हमें फाइंड करना है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 रहेगा तो c अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा, x का वैल्यू 2 है तो c अपॉन एक्स क्यूब, x का वैल्यू 3 है तो c अपॉन एक्स क्यूब, और बाकी सभी x के लिए वहाँ का प्रोबेबिलिटी, जैसे 1 के लिए ये प्रोबेबिलिटी, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, बाकी इन्हें छोड़ के बाकी सभी x के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 रहेगा। लुक हियर, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें देखिए हम P ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो हमें पता है सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 रहेगा। ओके, तो ये यहाँ हमें मिलेगा P ऑफ x इक्वल्स टू 1, किस प्रकार से फाइंड करेंगे, P ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल टू क्या होगा c अपॉन 1 क्यूब, मतलब c अपॉन 1। ओके, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या रहेगा, c अपॉन 2 क्यूब, मतलब c अपॉन 8, और P ऑफ x इक्वल्स टू 3 क्या रहेगा, c अपॉन 3 क्यूब, मतलब c अपॉन 27। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। अब इसका एलसीएम जो है ये रहेगा 216, क्योंकि ये तीनों का GCD 1 आता है तो एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब 216 मिलेगा। ठीक है, 216 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो 216, तो ये रहेगा 216C। 216 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये यहाँ पे कितना मिलेगा 27, तो ये रहेगा 27C। 216 को 27 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलेगा, तो ये रहेगा 8C इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ लुक हियर, 216 प्लस 8 224, 24 प्लस 27 इट विल बी 51, तो ये रहेगा 200, ध्यान दीजिए 251C अपॉन 216, समझ रहे ना आप? ओके, इक्वल्स टू कितना रहेगा, ये इक्वल्स टू 1। 251C अपॉन 216 इक्वल्स टू 1, एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज C का वैल्यू रहेगा 216 अपॉन 251। ओके, अब देखिए हमें E ऑफ x फाइंड करना है। E ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi pi। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। अब x का वैल्यू जब 1 रहेगा तो 1 इंटू हमें P ऑफ x इक्वल्स टू 1 लेना है, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 1, रैंडम वेरिएबल इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, फिर 2 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, हमने 1 लिया फिर 2, फिर इसके बाद 3 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 1, P ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज C अपॉन, लुक हियर, C अपॉन कितना 1, 2 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 2, C अपॉन 8, प्लस 3 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 3, C अपॉन 27। ओके, 1 इंटू
C/1 C, ये C/4 रहेगा और यहाँ पे C/9 मिलेगा हमें। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, अब इन सभी का एलसीएम हमें लेते आएगा 36। समझ रहे ना आप? 36। अब यहाँ का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है। 36 को अगर 1 से डिवाइड किया तो 36, तो ये रहेगा 36C, प्लस 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9, तो ये रहेगा 9C, प्लस 36 को 9 से डिवाइड किया तो 4, ये रहेगा 4C। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 ये रहेगा 49। ठीक है, 49C/36 ऐसे मिलेगा। तो 49/36 इंटू, अब यहाँ पे हम C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट विल बी 216/251। C का वैल्यू हमारे पास है। ओके, अब 36 से 216 को अगर डिवाइड करते हैं तो 6 मिलेगा, तो ये रहेगा 49 इंटू 6/251। ओके, 50 इंटू 6 रहता तो 300 मिलता हमें। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, एक एक कम करेंगे, तो 6 कम करना है, कहाँ से, 300 से। 300 से अगर 6 कम करते हैं तो 294, 294/251, ये इसका आंसर रहेगा। 294/251, तो 9 का आंसर हमें मिलेगा बी। ओके, 9 नंबर का आंसर देखिए, इफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x के वैल्यूज है -2, -1, 0, 1, 2, 3। P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x के वैल्यूज है 0.1 k, 0.2, 2 k, 0.3 k। देन P ऑफ x इक्वल्स टू -1, हमें P ऑफ x इक्वल्स टू -1 का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। लुक हियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, P ऑफ x इक्वल्स टू 0, सॉरी -2 है, पहला रैंडम वेरिएबल है -2, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू -1, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 3 इक्वल टू 1। इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हमें क्या मिलेगा, 1। नाउ व्हाट इज P ऑफ x इक्वल्स टू -2, इट इज 0.1, x इक्वल्स टू -1 इट इज k, x इक्वल्स टू 0 के लिए 0.2, x इक्वल्स टू 1 के लिए 2k, x इक्वल्स टू 2 के लिए 0.3 और x इक्वल्स टू 3 के लिए k इक्वल टू 1। नाउ 0.1 प्लस 0.2 0.3, 0.3 प्लस 0.3 0.6, प्लस k प्लस 2k 3k, 3k प्लस k 4k, 4k इक्वल्स टू 1। इसका मतलब देखिए 4k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.4 रहेगा। अगर 4k इक्वल्स टू 0.4 है तो इसका मतलब 0.4/4 इस प्रकार से रहेगा, तो ये मिलेगा हमें 1/10। 4/40 रहेगा ये। 0.4/4 मतलब 4/40 और 4/40 का वैल्यू क्या रहेगा, 1/10। ठीक है, तो k का वैल्यू हमें 1/10 मिला है। हमें क्या फाइंड करना है, P ऑफ x इक्वल्स टू -1, P ऑफ x इक्वल्स टू -1 इक्वल टू क्या है, k है। P ऑफ x इक्वल्स टू -1 इक्वल टू k है और k का वैल्यू 1/10 है, तो इसके लिए इसका आंसर रहेगा 1/10, मतलब 9 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। वेरी सिंपल। 9 ने 10 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अब 11 देखिए क्या दिया है, इफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज द फॉलोइंग PD, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, PD मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x 1 2 3 4 5 6 7 है और उसके लिए P ऑफ x इक्वल्स टू x, प्रोबेबिलिटीज है k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k, 7k स्क्वायर प्लस k है। ठीक है ना, 7k स्क्वायर प्लस k ऐसा है। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करने, एक बार देखने दीजिए। ओके, 7k स्क्वायर प्लस k ही है, तो हमें यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है।
देखिए इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 रहेगा। मतलब अगर हम p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 6, इस प्रकार से अगर लेते हैं कहाँ तक, p ऑफ x इक्वल्स टू 7 तक, तो इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमें 1 मिलेगा। ओके, तो ये रहेगा k, फिर उसके बाद प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। नाउ देयरफॉर पहले k स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर। इसके बाद k प्लस 2k 3k प्लस 2k 5k प्लस 3k 8k प्लस k 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों -1? राइट हैंड साइड का +1 हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो -1 मिलेगा। अब इसके फैक्टर्स देखिए, यहाँ का k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 10 है, कांस्टेंट टर्म -1 है, तो प्रोडक्ट -10 आएगा। -10 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 9 होना चाहिए। तो फैक्टर्स क्या रहेंगे, +10k और -k, तो ये रहेगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से अगर हम 10k बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में k प्लस 1, -1 बाहर लेते हैं तो अगेन ब्रैकेट में k प्लस 1। नाउ एक ब्रैकेट k प्लस 1 का रहेगा, दूसरा ब्रैकेट 10k माइनस 1 का रहेगा इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा, 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इसका मतलब k इक्वल्स टू -1 रहेगा और k इक्वल्स टू 1/10 रहेगा। तो हमारे पास k के दो वैल्यूज है। लुक हियर, अगर k इक्वल्स टू -1 हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, k इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का प्रोबेबिलिटी -1 मिलेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब PMF में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हमने देखा है। पहली कंडीशन, ऑल प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 रहनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। और यहाँ पे जहां जहां k है वहां पे फिर हमें माइनस प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अगर हमने k इक्वल्स टू -1 लिया तो k इक्वल्स टू -1 इज नॉट पॉसिबल। ओके, देयरफॉर k इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, 1/10। तो 1/10 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में से टोटल 11 जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए थे, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अब अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। टेंशन मत लीजिए, किसी प्रकार का स्टडी करते समय प्रेशर मत लीजिए। इजी गोइंग जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ाई कीजिए, सब कुछ आपका अच्छा ही होगा अगर ईमानदारी से आप वर्क करोगे। प्रामाणिक अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से अच्छे ही हमारे नतीजे आने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो भी समस्या रिलेटेड टू मैथमेटिक्स प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हम एक क्वेश्चन बैंक के हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं, उसे बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करने वाले। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप बेफिक्र रहे, जल्द से जल्द मैं इसे कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ओके, आपको मेरा साथ देना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ में रहना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो बेझिझक मुझे वो दिक्कत आपने पूछनी चाहिए, उसके आपके हर एक डाउट को मैं यहाँ पे 100% 100% मैं उसे यहाँ पे सॉल्व करूँगा। लेकिन इत्मीनान रखिए
और मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HSC 2021 एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन या फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स ने इन सभी क्वेश्चंस बैंक को प्रिपेयर किया है। बहुत स्टेट बोर्ड में जो एक्सपीरियंस पर्सन है, मॉडरेटर है, चीफ मॉडरेटर है, पेपर सेटर है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर है, इन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। निश्चित रूप से क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे रेयरली प्रिंट मिस्टेक है, नहीं के बराबर प्रिंट मिस्टेक है, और जहाँ है मैं वहाँ आपको प्रिंट मिस्टेक बताते जा रहा हूँ। आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत, अभी तक तो सिर्फ हमें मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में ड्युअलिटी सिर्फ ध्यान में आया है। अभी तक हमने जो पेपर सेकंड के 4 चैप्टर्स, पेपर फर्स्ट के भी 5 चैप्टर्स, मतलब 9 चैप्टर तक हमने जो सिलेबस अभी कंप्लीट हमारा होते आया है, तो इनमें से सिर्फ एक ही मैथमेटिकल लॉजिक, इसी एक ही चैप्टर में ड्युअलिटी ये कंसेप्ट सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छी तरह से तैयार की है हमने। तो सभी हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर जिन्होंने ये क्वेश्चन बैंक तैयार किए, उन सभी का निश्चित रूप से तहे दिल से हमने उनका धन्यवाद यहाँ पे मानना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया था। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे दिया है, हमें बना के दिया है, तैयार करके दिया है। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है हमारे लिए, और ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए। तो ईमानदारी से इन सभी वीडियोस को देखिए, ईमानदारी से इन सभी टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।